तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, यही है 24 का एजेंडा। मोदी ने ठाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है। ये एक्शन बेवजह नहीं हो रहे। आम आदमी पर तो एक्शन आम बात है, खास आदमी पर जब एक्शन हो, बड़े लोगों पर जब एक्शन हो, इसका मतलब है कि कार्रवाई वक्त से और सही हो रही है। और मोदी ने ठाना है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, और यह सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, यह पिछले कई दिनों से चल रहा है। कौन कौन रडार पर है, कौन से वो बड़ी बड़ी मिसाइलें, वो बड़े बड़े नेता जिन पर टारगेट हुआ है ईडी और सीबीआई का। देखिए, एक दो नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे आगे बीच में खड़े मनीष सिसोदिया, शराब घोटाले में एक्शन। इधर से शुरू करता हूं। यह है नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही में एक्शन। संजय राउत चौल घोटाले का आरोप, उस पर एक्शन। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पर एक्शन। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग पर एक्शन। लालू प्रसाद यादव जमीन के बदले नौकरी पर एक्शन हुआ। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी मांगी, नौकरी दी, उस पर एक्शन हुआ। और जमीन के बदले नौकरी पर तेजस्वी यादव भी रडार पर। कुछ और नेता हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी के नेता हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्शन। राहुल गांधी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड पर एक्शन। सोनिया गांधी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड मामले में एक्शन हुआ। नेशनल हेराल्ड में डीके शिव कुमार भी। खनन घोटाले में हेमंत सोरेन, और उसके बगल में खड़ी है के कविता, जो केसीआर की बेटी है, शराब घोटाले में। तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो एक्शन हो रहा है, घोटालेबाजों पर अब एक्शन हो रहा है। जिन्होंने करप्शन किया उन पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए सबके टारगेट पर मोदी हैं। सुनिए सर। प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई है। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा दिया। इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है। रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता। कोई नई बात तो है नहीं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। आपने सुन लिया, भ्रष्टाचार पर एक्शन हो तो सब तिलमिला जाते हैं। ये जरूर कहते हैं कि भ्रष्टाचार गलत है, लेकिन जब कार्रवाई हो तो फिर मोदी निशाने पर हैं। एक कार्रवाई की बात कर रहा हूं जो आज की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता को आज कोर्ट में पेश किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में पेशी हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। अब बड़ी बात यह है कि अगला नंबर केजरीवाल का। आज ईडी ने खुद कह दिया कि केजरीवाल सब जानते हैं। ईडी ने खुद मान लिया केजरीवाल और संजय सिंह को सब पता है। तो अगली गिरफ्तारी क्या केजरीवाल की होने वाली। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन, आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। सत्येंद्र जैन का मास्क लगा एक शख्स को जेल में लिटा दिया। वो मसाज करा रहा था कि सत्येंद्र जैन जेल में। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी का कहना है, ये देखिए, तिहाड़ में मनीष सिसोदिया तिहाड़ में। अब सोचिए जरा अगला नंबर किसका होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। अरविंद केजरीवाल का मास्क लगाकर और जेल के अंदर। कि अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का है। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है कोर्ट में, वो ये बता रहा है कि शराब घोटाले की जो दस्तक है वो अरविंद केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है। तमाम पैंतरेबाजी के बावजूद अरविंद केजरीवाल के भगत सिंह को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल के भक्त प्रहलाद को कोर्ट ने ईडी के हवाले कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल के डिप्टी की सारी दलीलें सुनी,
लेकिन आखिर में 7 दिन की रिमांड पर भेजने का फरमान सुना दिया। लेकिन अब बात केवल सिसोदिया तक नहीं ठहरती, अब मामला आगे निकल चुका है। ईडी की दलीलों पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो पहले सत्येंद्र जैन का हुआ। दरअसल ईडी ने रिमांड पर सुनवाई के दौरान कोर्ट से दो टूक कहा कि इस घोटाले के राजदार संजय सिंह भी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जिसका सीधा मतलब है कि अब जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचने वाली है, क्योंकि जब तक केजरीवाल से पूछताछ नहीं होगी पूरा सच सामने नहीं आएगा और सच सामने लाने के लिए केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ईडी इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधे है। सबसे पहली कड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो ईडी ने कोर्ट में बताई है सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, ये तो फिर भी डीओटी पर बात कर रहे हैं फोन पर, लेकिन मनीष सिसोदिया ने 1 दर्जन से ज्यादा फोन इस्तेमाल किए, जिसका सिम कार्ड जो उन्होंने लगाया वो अपने नाम पर नहीं लिया था। एक दूसरी आईडी, फर्जी आईडी पर सिम कार्ड, सोचिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे थे और वो सारे सिम कार्ड, वो मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए। 14 बताया गया, लगभग 14 फोन अकेले मनीष सिसोदिया ने इस्तेमाल किए जो तोड़कर फेंक दिए। 170 फोन इस घोटाले में इस्तेमाल हुए हैं। देखिए जरा कि आखिर इस घोटाले में मनीष सिसोदिया के बारे में फोन को लेकर जो बात की गई है वो क्या है। आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को। दारू घोटाले में ये जो मोबाइल है ये बहुत अहम कड़ी है, बहुत अहम सबूत है। मोबाइल के जरिए ही ये पूरी डीलिंग हुई है इस घोटाले में और घोटाले की साजिश मोबाइल पर ही रची गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिसोदिया ने घोटाले में, टेबल पर देख रहे हैं, न जाने कितने मोबाइल्स का इस्तेमाल किया है। सबूत छिपाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फोन बदल डाले। सिसोदिया ने खुद के नाम पर कोई मोबाइल नहीं खरीदा, कोई सिम कार्ड नहीं खरीदा, दूसरे के नाम पर खरीदे गए मोबाइल से यह पूरी डीलिंग हुई है। यानी इसको करने से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी कि आप पकड़े ना जाएं। मोबाइल के लिए सिम कार्ड्स भी दूसरे के नाम पर खरीदे गए और ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में केजरीवाल के जो पीए हैं उनसे भी पूछताछ की। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने मोबाइल पर कई राज उगले। खबर है कि सिसोदिया और विभव ने 170 मोबाइल इस्तेमाल किए, 170 मोबाइल फोन्स। इन सभी मोबाइल को इस्तेमाल करने के बाद तोड़ दिया गया ताकि अगर जांच हो तो कोई सबूत जांच एजेंसी के हाथ ना लगने पाए। उसने बताया कि केजरीवाल ने भी वीडियो कॉलिंग की है। डील फाइनल होने से पहले केजरीवाल ने वीडियो कॉलिंग पर बात की है। केजरीवाल की यह बातचीत समीर महिंद्रू से हुई है। यह वीडियो कॉलिंग मोबाइल पर ही कराई गई। यह सारी जानकारी सामने आई और ईडी ने यह बात जानकारी दी है। अब बीजेपी क्या कह रही है? केजरीवाल के पुराने साथी रहे कपिल मिश्रा, जो अब बीजेपी में है, वो चुटकी ले रहे हैं। देखिए मोबाइल पर ही क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा एक उदाहरण दे रहे हैं जो मनीष सिसोदिया पर सेट बैठता है। वो लिख रहे हैं, उन्हें गुप्ता जी का मैसेज आया था जिन्होंने रिवॉल्वर के लाइसेंस की मांग की थी। यानी गुप्ता जी ने सिर्फ मैसेज किया था और रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा था और थाना अध्यक्ष ने उनका नंबर देखकर रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस भी दे दिया, सिर्फ एक मैसेज से। जब गुप्ता ने थाना अध्यक्ष से पूछा, आपको मेरे नंबर से मेरी शराफत का, मेरे बारे में कैसे जानकारी मिली, तो थाना अध्यक्ष ने कहा, आपका फोन नंबर एयरटेल के शुरुआती दिनों का है, करीब 15 साल पुराना आपका नंबर है, इसलिए जानता था। अब आगे बात कह रहा है कपिल मिश्रा, कह रहे हैं फ्रॉड और क्रिमिनल आदमी 2 महीने में अपना नंबर बदल देते हैं। यानी जिसके पास 15 साल पुराना नंबर, वो एक अलग कहानी है, लेकिन फ्रॉड और क्रिमिनल जो है वो जल्दी अपने मोबाइल बदल देते हैं। अब जरा सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी
और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। जब साक्ष्य आने शुरू हुए, जब प्रमाण आने शुरू हुए, जब व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुए, व्हाट्सएप तो झूठ नहीं बोलते, जो आपने मैसेज लिखे हैं लोगों को, जिस प्रकार से पैसे उगाही किए हैं और जिस प्रकार से उन पैसों से आपने दुष्कर्म किए हैं, ये सारी चीजें तो अब तो साक्ष्य में आ गया है। अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया कटघरे में थे और ईडी दलीलें दे रही थी। देखिए ईडी ने आज कोर्ट में क्या कुछ कहा है। ईडी के वकील खड़े हुए और उन्होंने 4 दलीलें दी। 4 इंपॉर्टेंट दलीलें क्या थी? पहली दलील, इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। यह साजिश सिसोदिया, नायर, के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। के कविता केसीआर की बेटी है। सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और दूसरी दलील थी, दक्षिण के ग्रुप ने आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ घूस दी। इस ग्रुप ने दिल्ली में 30% शराब कारोबार पर कब्जे की प्लानिंग बनाई। दक्षिण का ग्रुप जो था वो दिल्ली में 30% कारोबार पर कब्जा चाहता था। नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की, यानी केसीआर की बेटी और मनीष के करीबी ने मुलाकात की। नायर कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से शराब नीति को प्रभावित कर सकते हैं, यानी भरोसे में लेना चाहता था। के कविता क्या करती है ये भी आपको बताएंगे, उनका भी कौन सी दारू की कंपनी है बताऊंगा। तीसरा दलील क्या थी? 1 साल में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदल दिए गए। फिर इन मोबाइल फोन को तोड़ डाला गया और सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल भी किया है जिन्हें दूसरों के नाम पर खरीदा गया था। यह तीसरी दलील थी, ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात का इस्तेमाल कर सकें। चौथी दलील क्या थी? एक भी फोन सिसोदिया के नाम पर नहीं था। एक भी सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं था, बल्कि देवेंद्र शर्मा के नाम पर था। यह दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमाने पर सबूतों को तबाह कर दिया गया। सिसोदिया शुरुआत से ही टालमटोल कर रहे हैं और हमें जांच को बढ़ाने के लिए इनकी कस्टडी चाहिए। अब बारी थी सिसोदिया के वकील की। ईडी के वकील ने क्या कहा आपने सुन लिया। सिसोदिया के वकील चाह रहे थे रिमांड न मिले, तो सिसोदिया के वकील ने क्या दलील दी देखिए। सिसोदिया कटघरे में थे और उनके सामने खड़े थे सिसोदिया के वकील। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी कह रहा है कि यह पॉलिसी गलत है और चुनी हुई सरकार ने शराब नीति बनाई है। तो पॉलिसी सरकार के पास जाती है, अफसरों के पास जाती है, फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास भी पॉलिसीज जाती हैं। आखिर में यह शराब नीति उपराज्यपाल के पास भी जाती है। तो उपराज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के नुमाइंदे तक भी गई थी नीति। तो वैसे उन्होंने 3 बातें पूछी थी। क्या बातें थी? 3 बातें यह थी उनमें, लेकिन एक भी प्रॉफिट मार्जिन व एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी जो बातें पूछी गई। ईडी जल्दबाजी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं जल्दबाजी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जल्दबाजी में बहुत सी नीति बनी, बहुत से कार्य किए गए, जरूरी नहीं सब में घोटाला हो। उसलिए वो उदाहरण दे रहे थे कि नोटबंदी की गई और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक करार दिया। सोचिए, शराब नीति को नोटबंदी से जोड़ दिया। ईडी कह रही है कि विजय नायर सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे और ईडी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ पाई है। उन्होंने कहा जिसमें सिसोदिया को 1 भी रुपया भेजा गया हो, ईडी के पास ऐसा कुछ नहीं। अभी तक वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं ये बताएं। जब सब जगह ईडी कह रही है हमने सुना है, हमने सुना है। इन दिनों ये फैशन बन गया है दरअसल, और फैशन ये है कि जांच एजेंसी अपने अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर रही है और समय आ गया है कि कोर्ट को ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। अदालत सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर भेजती है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड भेजी। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी इस मामले में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सिसोदिया के वकील ऋषिकेश जो कोर्ट से निकल कर आए, उन्होंने मीडिया से बात की।
कोर्ट क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जनरली जो है ये कस्टडी ग्रांट की जाती है, तो कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी कस्टडी ग्रांट की है मनीष सिसोदिया जी को। दोबारा मनीष सिसोदिया जी को 17 तारीख को 2 बजे पेश किया जाएगा। आइए अब आपको बताता हूं, यह शराब घोटाला सिर्फ दिल्ली का घोटाला नहीं है। ये शराब घोटाले के तार जो हैं दिल्ली से होते हुए पहुंच गए हैं बहुत आगे तक, यानी दिल्ली से पहुंच गए हैं ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ गए हैं। इसमें केसीआर की बेटी का नाम सामने आया, इसमें जगन के एक सांसद के बेटे, देखिए जरा, दिल्ली की शराब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक, ये जो आप देख रहे हैं शराब घोटाले के तार तेलंगाना से भी जुड़ रहे हैं और आंध्र प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। आपको बताता हूं कौन कौन है रडार में, कैसे ये वहां से वहां तक पहुंच गया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। वो कौन से नाम है देखिए, वो नाम है, पिक्चर दीजिए इधर, वो नाम है के कविता का। के कविता जो कि केसीआर की बेटी है, दिल्ली में है, इनका नाम है। इनका लिंक क्या है ये बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। के कविता आज धरने पर बैठी थी, ये देख रहे हैं, के कविता जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, कल भी वो इस विरोध में थी। तो केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी, अगली तस्वीर दिखाइए, और है जगन मोहन के सांसद, जगन मोहन के सांसद हैं, और ये सांसद साहब के जो सुपुत्र हैं, बेटे, वो भी रडार में हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस पूरे घोटाले में दक्षिण कनेक्शन क्या है, साउथ का जो कनेक्शन है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आखिर सबसे पहले केसीआर की बेटी का लिंक आपको बताता हूं। ये केसीआर है और ये उनकी बेटी है के कविता। तो शराब घोटाले में के कविता का नाम है। अरुण पिल्लई जो है वो कंपनी के फ्रंटमैन थे, यानी प्रमोटर, और आम आदमी पार्टी से कनेक्शन यानी मुलाकात की और कहा गया रिश्वत दी। के कविता से कल पूछताछ होगी केसीआर की बेटी से। के कविता से ईडी सवाल जवाब करने वाली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता। ईडी ने 9 मार्च को कविता को सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने ईडी से 1 हफ्ते का वक्त मांगा कि मुझे अभी 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। ईडी ने 2 दिन का वक्त दिया उन्हें, कल बुलावा भेजा है और कल अब इनकी पेशी होगी। अब लेकिन उनका रोल क्या है? पिछले साल 12 दिसंबर को भी के कविता से पूछताछ हो चुकी है। दरअसल के कविता एक शराब कंपनी है उनकी, के कविता की, और इस कंपनी में के कविता की हिस्सेदारी है 65%, 65%। कविता की कंपनी को उनके बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अरुण पिल्लई रिप्रेजेंट करते हैं। अब अरुण पिल्लई तेलंगाना से दिल्ली लैंड हुए। के कविता की शराब कंपनी के पार्टनर भी हैं ये अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी पहले ही ईडी कर चुकी है। अरुण पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। तो किसे दी रिश्वत? यह रिश्वत आम आदमी पार्टी को देने का आरोप है, 100 करोड़, ताकि शराब नीति में बदलाव हो, और शराब नीति बदली जाएगी तो उससे फायदा किसे होगा? के कविता और उनकी कंपनी को। इसलिए के कविता की गिरफ्तारी की संभावना भी कल जताई जा रही है। अब देखिए अगला नाम, जगन के सांसद हैं मगुंता एस रेड्डी, और मगुंता के बेटे हैं मगुंता राघव, और ईडी के शिकंजे में ईडी ने मगुंता राघव को गिरफ्तार कर लिया है। और जो वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंता एस रेड्डी के बेटे हैं। तो ये तेलंगाना और आंध्र तक शराब घोटाले की आंच पहुंच चुकी है। मगुंता एस रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही सांसद भी हैं। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा के कविता क्या कह रही हैं और बीजेपी जवाब दे रही हूं। जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। महिला आरक्षण तो बहाना है,
भ्रष्टाचार का संरक्षण करवाना है। इसीलिए आज कुछ लोग धरने पर बैठे हैं और इसीलिए ये सारे लोग भ्रष्टाचार के बचाव में एक हो चुके हैं। इससे पहले हम देखते थे कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म बचाने के नाम पर लोग एक हो जाते थे, परंतु आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के नाम पर वही लोग एक साथ आ रहे हैं और इसीलिए जिनके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है, केवल कमीशन है, डिवीजन है और करप्शन है, वो लोग भ्रष्टाचार और इंटेरोगेशन से बचने के लिए एक हो जा रहे हैं और ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस और अलायंस ऑफ करप्शन है। अब आइए आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके राज में अब तक कितने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। आज से पहले जानकारी आपके पास नहीं रही होगी। देखिए जरा, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2004 से 14 यानी मनमोहन सिंह के राज में 112 छापे पड़े थे ईडी के। इसको मूव कीजिए आगे। 2014 से 22 वो 112 थे और ये 3010 हैं। अब आप समझिए करप्शन पर एक्शन का रेशियो समझिए, 112 और 3010 कोई कंपैरिजन ही नहीं। अब देखिए छापेमारी, 16-17 में 226 छापे पड़े, 31 गिरफ्तारियां, 17-18 में 368 छापे पड़े, 38 गिरफ्तारियां, 2018-19 में 519 छापेमारी हुई, 24 गिरफ्तारियां। देखिए छापेमारी बढ़ गई। 19-20 में 335 छापेमारी, 41 गिरफ्तारियां और 2020-21 में 596 छापेमारी, 78 गिरफ्तारियां। ये सब ईडी की कार्रवाई बता रहा हूं। 21-22 में 572 छापेमारी, 54 गिरफ्तारियां। सिर्फ इतना ही नहीं, 2004 से 14 मनमोहन के राज में ध्यान से पढ़िएगा 5346 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 5346 करोड़। मोदी के राज में देखिए जरा, अभी 10 साल नहीं हुए, मोदी के राज में 1 लाख करोड़ की संपत्ति की जब्ती हुई है। वो 5000 करोड़ और ये 1 लाख करोड़। पिछले 8 साल में हवाला के 4000 केस दर्ज हुए हैं। यह हुआ है मोदी राज में करप्शन पर एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और इसे वो बार बार दोहराते भी हैं। सुनिए जरा। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के चैट से पता चला, विजय नायर के चैट से, जिसने कहा मुझे पैसे की जरूरत है। विजय नायर मनीष सिसोदिया का पीएस। ईडी की रिमांड कॉपी में खुलासा हुआ है। रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है कि एक मैसेज किया गया था जिसमें लिखा था वी नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, लिखा है वी नीड मनी मींस विजय नायर नीड्स मनी। और विजय नायर सिसोदिया का करीबी। फुल स्क्रीन लेकर जरा एक बार दिखाइए इस टेक्स्ट को, जिसमें साफ साफ लिखा है, ईडी ने रिमांड कॉपी में यह सौंपा है जिसमें लिखा हुआ है, देखिए लाल घेरे में आप देख रहे हैं, लिखा है वी नीड मनी, विजय नायर को पैसा चाहिए और विजय नायर सिसोदिया का पीएस। आइए अब मैं आपको खबरों में आगे बढ़ता हूं। करप्शन पर एक्शन इस तरह से होता रहेगा, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि शूटर के भाई की हत्या हो गई, यानी उमेश पाल की जिसने हत्या की थी उसके भाई का मर्डर हो गया है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको कि कई बहुत से फरार हैं, योगी की पुलिस ढूंढ रही है।
फरारी काट रहा है, उन्हीं में से एक साबिर। तस्वीर दिखाइए जरा, साबिर को आप देख रहे हैं जो बड़ी बंदूक लेकर ये जो घूम रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसकी तस्वीर। ये जो साबिर जिसे आप देख रहे हैं सफेद पैंट में, ये है साबिर। और साबिर के भाई की हत्या हो गई है। साबिर फरार है, योगी की पुलिस ढूंढ रही है। जो आप देख रहे हैं राइफल लेकर लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, हवाई फायर कर रहा है लोगों को। इसने उमेश पाल हत्याकांड के दौरान डराने की कोशिश की थी। अगली तस्वीर में अब आपको दिखाऊंगा साबिर के भाई की। ये आप देख रहे हैं साबिर के भाई का मर्डर हो गया है। साबिर के भाई जाकिर की हत्या आखिर किसने की, ये छिपा हुआ था, ये डर के मारे छिपा हुआ था। जरा रिपोर्ट देखिए। जिसने उमेश को मारा उसके भाई को किसी ने मार डाला। उमेश पर गोली चलाने वाले शूटर के भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। जिसने उमेश पर गोली चलाई उसके भाई को किसी ने ढेर कर दिया। उमेश हत्याकांड में सड़क पर बंदूक लेकर घूम रहे इस अपराधी साबिर के भाई को भी किसी ने मौत के घाट उतार दिया। अपनी पत्नी के कत्ल के आरोपी जाकिर को मार के किसी ने सरसों के खेत में डाल दिया। पुलिस अतीक के शूटर साबिर के भाई के हत्यारे की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर पता चलेगा कि कैसे जाकिर को मारा गया। जाकिर की हत्या की जांच में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर साबिर के भाई की हत्या कैसे की गई, किसने मारा, किस बेरहमी से मारा है, क्या इससे इसका कोई कनेक्शन है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यह आप देख रहे हैं तस्वीर साबिर के भाई की, उमेश पाल की, जिसने हत्या की, जो शूटर था, ये उसके भाई का मर्डर हुआ है। कौशांबी के महमदपुर में जाकिर का शव मिला है और गांव के शख्स ने लाश देखी। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सरसों के खेत में शव पड़ा था, आधा पेट गायब था। किसने मारा, क्यों मारा, यह जांच का विषय है। लाश को जानवर नोच नोच कर खा रहे थे, यह स्थिति हो गई थी शूटर के भाई की। और हाथ और पैर पर मारपीट के निशान मिले हैं। साथ ही साथ कनपटी, एड़ियों में ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, काले निशान नजर आ रहे हैं। ब्लैक स्पॉट ज्यादा पिटाई की वजह से भी शरीर में आते हैं। जहां शव मिला है 7 किलोमीटर दूर इसकी बहन का घर है, यानी शूटर की बहन 7 किलोमीटर दूर रहती है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए उसकी बहन को बुलाया, इसकी पहचान करवाई और बहन का नाम है गुड़िया ने पुलिस को बताया है कि उसके भाई जाकिर का ही शव है। तो शूटर के भाई को किसने मारा? बहन के घर पर ही 20 दिन से रह रहा था यह जाकिर। 24 फरवरी को उमेश की हत्या हुई, उसके बाद जाकिर बहन की घर जाकर छिप गया था। इसे डर था कि साबिर की तलाश में पुलिस इसे भी उठा ले जाएगी और पिछले 4-5 दिनों से बहन के घर से भी यह फरार हो गया था, लापता था। जहां वारदात हुई वहां से एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। जाकिर का भाई शूटर साबिर अभी फरार है, जिसे पुलिस तलाश रही है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस जाकिर की बॉडी मिलने के बाद। थाना कोकराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक शव मिला गया था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। ये कहाँ का रहने वाला है सर? देखिए, अभी तक जो उनकी बहन ने बताया है वो जनपद प्रयागराज के मरियाडीह के रहने वाले हैं, अपने बहन के यहाँ आए हुए थे। आई अब मैं आपको बताता हूं कि साबिर शूटर का भाई मारा जा चुका है, लेकिन जितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे इन सब की लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चला है। कौन कहां भागा है, चाहे उसमें साबिर हो या उसमें गुलाम मोहम्मद हो, गुड्डू मुस्लिम हो या फिर अतीक का बेटा असद हो, सबकी जो लोकेशन है वो लोकेशन कहां कहां मिली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर एक और तस्वीर में दिखाता हूं। देखिए जरा, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी की पुलिस एक्शन ले रही है और पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अतीक का बेटा फरार है और अतीक से जुड़े हुए जो लोग थे वो भी फरार हैं। इसी बात का डर अतीक को सता रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कहां भाग कर गया है और उनकी लोकेशन पुलिस को मिल गई है। पुलिस इस वक्त इस तलाश में है कि इन लोगों की लोकेशन के बाद इन्हें पकड़ा जाए और उसके बाद
उत्तर प्रदेश लेकर आया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अलग अलग जिलों में भाग कर गए हैं। न सिर्फ अलग अलग जिलों में बल्कि नेपाल तक भाग गए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कहां से कहां भागे। सबसे पहले अतीक के बेटे को देखिए जरा, असद। बताया गया कि प्रयागराज से कौशांबी गया, फॉर्च्यूनर कार से फरार हुआ था असद। उसके बाद कौशांबी की तरफ निकला था असद, प्रयागराज से कौशांबी फॉर्च्यूनर से। मुंबई या फिर गुजरात में होने का शक जताया जा रहा है कि भागकर मुंबई गुजरात गया है क्या। दोनों राज्यों से संपर्क भी साध रही पुलिस, एक टीम को गुजरात भी भेजा गया है। अगला नाम है गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम ने जमकर बमबाजी की थी और काम होने के बाद मौके से निकल गया गुड्डू मुस्लिम। रोडवेज की बस पकड़कर फरार हो गया, मेरठ की तरफ फरार हुआ था गुड्डू मुस्लिम। अगला इटावा से लेकर सहारनपुर तक, देखिए इटावा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहां छापेमारी चल रही। पुलिस की 4 टीमें उसके लिए छापेमारी कर रही हैं। असद और गुड्डू के अलावा 3 शूटर और भागे। इन शूटर्स के बहराइच में होने का शक है। अतीक के एक पार्टनर का होटल बहराइच में है। इस होटल में अतीक के गुर्गे अक्सर रुका करते थे। बहराइच में अतीक की कई बेनामी संपत्ति भी है। अतीक की संपत्तियों पर ताबड़तोड़ रेड भी पड़ रही है। नेपाल सीमा से सटा हुआ है बहराइच और आशंका यह भी है कि शूटर्स नेपाल भाग सकते हैं। सीमा पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच हो रही है कि शूटर्स नेपाल तो नहीं भाग गए। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि दावा यह है कि पुलिस एक्शन ले रही है, इन लोगों को ढूंढ रही है। योगी की नजर है। अब तक जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से नजर रखे हुए लगातार फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन हुआ है अब तक और योगी की पुलिस ने कहां कहां दबिश दी है। अब सिर्फ भारत में नहीं तलाशा जा रहा, 2 देशों में पुलिस छापेमारी कर रही और यह छापेमारी 8 राज्यों में यूपी पुलिस रेड मार रही है। 13 जिलों में पुलिस ने डेरा डाल दिया है और यह डेरा 500 से ज्यादा छापेमारी हो चुकी है। इसके बाद हर एक शूटर पर 3 टीमें लगाई गई हैं और एसटीएफ की कुल 22 टीमें रेड कर रही हैं अलग अलग जगहों पर। 3 टीमों को कॉल डिटेल पर लगाया गया है। ये टीमें शूटर्स के मोबाइल भी सर्विलांस कर रही हैं। 4 टीमें पूछताछ और सबूत जोड़ने में लगी हुई हैं। मुस्लिम होटल में कमरा देने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सदाकत के कमरे में मर्डर की प्लानिंग हुई थी मुस्लिम हॉस्टल में। गोरखपुर से सदाकत को गिरफ्तार किया गया और सदाकत से पूछताछ हो रही है। पहली गोली चलाने वाला उस्मान ढेर किया जा चुका है, ड्राइवर भी ढेर किया जा चुका है अरबाज। ये अरबाज के एनकाउंटर के बाद मोबाइल डिटेल निकाली गई है। मोबाइल चैट से उमेश मर्डर को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है और पता यह चला है कि 24 फरवरी से पहले 3 बार हत्या की कोशिश हुई है। पहली कोशिश 14 फरवरी को, दूसरी 18 फरवरी को और तीसरी 21 फरवरी को की गई थी। कड़ी सुरक्षा के चलते प्लान नाकाम हुआ। चौथी कोशिश में मर्डर किया गया। 5 शूटर्स पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। योगी के स्पेशल कॉप अनंत देव लखनऊ पहुंच चुके हैं और अनंत देव को एसटीएफ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रयागराज से लखनऊ पहुंचे वो। विकास दुबे कांड में से डीआईजी अनंत देव चर्चा में आए थे। अब एसटीएफ में उमेश हत्याकांड को लेकर मोर्चा संभालेंगे। लेकिन अतीक के भाई पर एक्शन हुआ है। आपको मैंने बताया था जो एक्शन हो रहा है उसमें अतीक का भाई जो अशरफ, उसका जेल है बरेली जेल। अशरफ बरेली जेल में था। इससे मिलने 2 गुर्गे आ रहे थे जिन्हें पकड़ा गया है और उन गुर्गों से अब पूछताछ की जा रही क्योंकि वो बिना नाम बताए जेल में एंट्री ले रहे थे। अतीक के जो साला है उसके घर भी दबिश दी जा रही। उमेश हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल अतीक के भाई अशरफ पर भी एक्शन शुरू हो गया। बरेली जेल में अशरफ से मिलने वाले रडार पर आ चुके हैं। जेल में मुलाकात के खेल खुलने के बाद अब अशरफ से मिलने वाले गुर्गों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जेल में अशरफ ने बिना पर्ची मिलने वालों 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। अशरफ के गुर्गे एक हफ्ते में 3 बार मुलाकात करते थे। अब पुलिस पूछताछ कर रही है इनसे। अशरफ से ये बिना पर्ची मुलाकातों पर आखिर क्या मकसद था और इसके साथ अशरफ का साला सद्दाम भी पुलिस की रडार पर है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस पहुंची है, कई टीमें पहुंची हैं। अशरफ के साले सद्दाम बरेली में किराए पर रहकर जेल के बाहर से अशरफ का नेटवर्क देख रहा था और जेल का खेल खुलते ही सद्दाम अपने घर से फरार हो गया। हालांकि जिस मकान में किराए पर सद्दाम रह रहा था वहां भी पुलिस की बड़ी टीम पहुंच गई है।
सर्च ऑपरेशन के लिए 100 से ज्यादा कर्मचारी पहुंचे थे वहां। आइए अब मैं आपको बताता हूं, उमेश मर्डर की जांच में जेल कांड का खुलासा हुआ है ये, और इस मामले में उमेश मर्डर एक आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को लीड मिली। दरअसल बरेली जेल से आरोपी को व्हाट्सएप कॉल आई थी, साथ ही साथ ये कॉल करने वाला अतीक का भाई अशरफ ही था। अशरफ का नाम आया तो 27 फरवरी को जेल में रेड की गई। डीआईजी और डीएम ने बरेली जेल में जाकर ये रेड मारी थी। मिलने वालों का रिकॉर्ड खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए। पता ये चला कि कई लोग हैं ऐसे, कई ऐसे गुर्गे हैं जो बिना पर्ची के आ रहे थे। एक हफ्ते में आईडी दर्ज होती थी, 6-7 लोग मिलते थे, यानी आईडी एक दर्ज हो रही थी, मिल रहे थे 6-7 लोग। गुर्गों से अशरफ की मुलाकात भी दूसरी जगह हो रही थी। बिना पर्ची मुलाकात कराने वाले सिपाही अरेस्ट कर लिए गए हैं और जेल कैंटीन में काम करने वाला कर्मचारी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरफ का ये मददगार कैंटीन में सब्जियां लेकर जाया करता था। अब जेल के बाहर नेटवर्क चलाने पर वाला साला भी रडार पर है। तो ये एक्शन हुआ है अब तक अतीक और उसकी फैमिली पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है जो लालू यादव और परिवार, लालू एंड फैमिली के करप्शन से जुड़ी हुई है। और करप्शन यह है कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो आज तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर रेड हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं ईडी रेड की, तेजस्वी के घर पर रेड हुई है। दिल्ली में तेजस्वी का जो घर है उस पर ईडी की टीम पहुंची और वहां जांच की। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं लालू के करीबी है सैयद दुजाना, सैयद अबू दुजाना, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची। पूर्व विधायक है आरजेडी के, ये उनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लालू के जो समधी हैं, लालू के समधी के घर पर भी रेड हुई, यहां भी ईडी की टीम पहुंची। एक साथ कई जगहों पर रेड की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं 15 ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड की है। इससे पहले राबड़ी देवी, लालू यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। एक साथ जहां जहां छापेमारी की कार्रवाई हुई, देखिए किन किन राज्यों में, 5 राज्यों के 15 ठिकानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, रांची और मुंबई, यहां ईडी की रेड हुई है। इन 5 राज्यों के 15 ठिकानों पर रेड हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस मामले में एक्शन हुआ है, किस किस पर रेड हुई है। ये सभी लोग जो हैं ये लालू यादव से जुड़े हुए हैं, लालू के परिवार से जुड़े हुए हैं। इनका कनेक्शन है क्या? नौकरी के बदले जमीन सबको मिली है। मैं आपको बताता हूं किस किस तक यह आज पहुंची। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर छापा पड़ा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है तेजस्वी यादव का घर। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी है तेजस्वी। अगला नाम कौन सा? लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर भी रेड हुई। नौकरी घोटाले में मीसा भारती भी आरोपी हैं। लालू यादव के समधी के गाजियाबाद के घर पर छापा पड़ा है और ये उनके समधी हैं जितेंद्र यादव, लालू यादव के समधी हैं। लालू की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे से हुई है। जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी भी हैं, गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर इलाके में रहते हैं। लालू यादव की बेटी चंदा हेमा के घर पर भी रेड पड़ी है और पटना में आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर पर भी रेड हुई। अबू दुजाना पूर्व विधायक है, लालू यादव के करीबी हैं। ईडी ने रांची में भी छापा मारा है, सोर्सेज से जानकारी मिली है। और यहां सीए हैं आरएस नायक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। नायक को अबू दुजाना का भी करीबी माना जाता है। लालू, राबड़ी और मीसा भारती को सम्मन जारी किया गया। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर इन्हें सम्मन हुआ है और 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इन तीनों की पेशी होनी है। अब इस कार्रवाई के बाद लालू की सुपुत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको बताता हूं। उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने लिखा, यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। और बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, गर्भवती भाभी ने आखिर क्या गुनाह किया है, क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है। भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है और मगर झुकने को हम तैयार नहीं हैं। बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है, लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा और रविशंकर प्रसाद। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए
कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है, इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। आइए तो जांच की आंच कहां तक पहुंची है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक मॉल है, बताया जा रहा है लालू परिवार का मॉल है, ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल है, आरोप लग रहा है यहां मॉल बन रहा है, ये देख रहे हैं। ये जो जमीन है, ये जो मॉल है, इसका कनेक्शन लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली और पूर्व विधायक, अगली तस्वीर दिखाई जरा, उनके विधायक हैं अबू दुजाना, पूर्व विधायक, इनसे है। अब मैं आपको बताता हूं कि यादव परिवार और मॉल कनेक्शन है क्या, मॉल किसने बनाया, कैसे बनाया, जमीन कहां से आई और इस घोटाले में इस मॉल का कनेक्शन है क्या। देखिए, दरअसल अबू दुजाना लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, लालू के पीछे खड़े हैं। पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और मॉल लालू परिवार का ही बताया जा रहा है। दुजाना की कंपनी मॉल का निर्माण कर रही थी, मॉल के कामकाज की देखरेख अबू दुजाना करते हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि नौकरी घोटाले के पैसों से ही यह मॉल बनवाया जा रहा है। सैकड़ों करोड़ के मॉल के लिए पैसे कहां से आए, बीजेपी सवाल कर रही है। अबू दुजाना रेरा और आईटी के निशाने पर भी रह चुके हैं। 2018 में दुजाना के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हुई थी इनके ऊपर। रेड के बाद मॉल के काम को रुकवा दिया गया था। तो एक्शन सिसोदिया पर ईडी का हो रहा है और ईडी का एक्शन लालू पर भी हो रहा है एंड फैमिली पर। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक और सुशील मोदी। महागठबंधन जो बिहार में बना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी में खलबलाहट हो गई और उनका 2024 में जाना तय हो गया। ये जब केस बंद हो चुका था, खुद सीबीआई ने बंद किया था, सारे चीजें फिर से चालू करना इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी को काम करना देना नहीं चाहती है और वो देश में संविधान पर खतरा पैदा कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पैदा कर। सुभाष चंद्र बोस ने एक जमाने में कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज का जमाना आ गया कि लालू यादव का नारा है, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हर काम के लिए जमीन, एमएलए बनना तो जमीन कांति सिंह से लिखवा लिया, रघुनाथ झा से लिखवा लिया, 1 दर्जन लोगों को मंत्री बनाने के लिए लिखवा लिया। तो हर काम के लिए जमीन, और आज सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए। तो जो बोया सो भुगतना पड़ेगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, तो जो पाप किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। तो एक्शन हो रहा है। अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी, आपकी सेहत से जुड़ी है। अगर आप पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन से आपको खांसी आ रही है, परिवार में किसी को खांसी आ रही है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सावधान, खांसी ले लेगी जान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वायरस के आने के बाद से कोरोना भी बढ़ रहा है, लेकिन ये वायरस दूसरा है। अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई है। ये बढ़ती हुई खांसी जानलेवा है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस वायरस से। यह संक्रमण क्या है, कैसा है, यह आपको बताता हूं। दरअसल खांसी वाला नया वायरस जानलेवा हो गया है। अब वायरस खांसी वाला नया है, इसका नाम है H3N2 वायरस। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार 2 मौतें हो गई। कर्नाटक में और हरियाणा में 2 मरीज थे, दोनों की मौत हो गई H3N2 से। कर्नाटक के मरीज को डायबिटीज और हाइपरटेंशन था, साथ ही साथ हरियाणा के जो मरीज थे वो कैंसर से जूझ रहे थे। उसके बाद उन्हें H3N2 इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को H3N2 से ज्यादा खतरा है। यह संक्रमण कोरोना की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है। भीड़ भाड़ से H3N2 के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब होली के बाद H3N2 के मरीज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। देश में अब तक H3N2 के 90 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि हजारों लोगों में H3N2 इन्फेक्शन संक्रमण जैसे लक्षण हैं। H3N2 संक्रमित मरीज की खांसी
जल्दी ठीक नहीं हो रही, हफ्तों आ रही, बुखार है, जुकाम है, ठीक होने में ज्यादा वक्त लग रहा है और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। कोरोना से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और वायरल इन्फेक्शन बढ़ गया है। मौसम में उतार चढ़ाव और प्रदूषण भी बहुत अहम वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने H3N2 को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसमी इन्फ्लुएंजा से लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। H3N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। इसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, किसी प्रकार के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये H1N1 की तरह ही है, बल्कि उससे भी माइल्ड है। सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाने। देखिए जरा, लक्षण इसके हैं खांसी, नाक बंद होना, गले में खराश होना और तेज सिर दर्द होना, बदन दर्द, लगातार बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, थकान हो रही है, सांस फूल रही है, दस्त, उल्टी, ये इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन रेड सिग्नल यानी कैसे पहचाने आप कि आपको H3N2 वायरस से संक्रमण हो गया है, पहचानने का तरीका क्या है ये आपको बताता हूं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से कम हो गया है, छाती पेट में असहनीय दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, ये सारे इसके लक्षण हैं। मरीज भ्रम की स्थिति में हो और लगातार चक्कर आ रहे हैं, ये इनके सिम्टम्स में शामिल है। सुधार के बाद फिर खांसी आने लगे, यानी खांसी जा नहीं रही है, रुक रुक कर खांसी दोबारा आ रही है। अब जरा सुनिए दो देश के बड़े डॉक्टर्स जो इस वायरस पर बता रहे हैं, सुनिए। कोविड के बाद वायरस काफी खतरनाक हो चुके हैं। वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। खास करके जो इन्फ्लुएंजा वायरस है पहले से खतरनाक होता था, इसके सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते थे। नॉर्मली किसी भी एज ग्रुप में इन्फेक्ट कर सकता है और जिनको उसके लक्षण है जिसमें हाई ग्रेड फीवर मतलब 104-105 डिग्री का तेज बुखार, ठंड लग के बुखार आना, बॉडी एक होना, मसल्स में पेन होना, सर दर्द होना, हेडेक होना, ज्वाइंट पेन होना, कभी कभी कोल्ड कफ के साथ साथ चेस्ट पेन हो सकता है और निमोनिया के साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो खतरनाक है वायरस के और आजकल ये मामले बढ़ गए हैं बिकॉज कोविड के बाद वायरस के बिहेवियर्स में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। H3N2 वायरस से बचने के उपाय लगभग कोविड से बचने के उपाय जैसे हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ से दूर रहना है, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना है। जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे आपको एक दूरी मेंटेन करनी है ताकि जो संक्रमण वाले वायरस हैं वो आपके शरीर में ना आए और बाहरी चीजें भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको परहेज करना है। तो डॉक्टर्स को आपने सुन लिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या परहेज करना है। एक और बड़ी खबर है, खबर यह है कि मार्च में 54 डिग्री वाली गर्मी, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे गर्मी की तपिश और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, केरला में 54 डिग्री वाला एहसास हो रहा है। तापमान की जो तपिश है वो बता रही है कि किस तरह से गर्मी जानलेवा होने वाली है। अभी गर्मी की शुरुआत है। केरल में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में ही तापमान 54 डिग्री के पार हो गया। केरल स्टेट आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह कहती है तिरुवनंतपुरम जिले के दक्षिणी हिस्से में दरअसल गर्मी ज्यादा पड़ रही है। मार्च में ही तापमान 54 डिग्री को पार कर गया। केरल स्टेट आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की रिपोर्ट है। तिरुवनंतपुरम जिले के दक्षिणी हिस्से में पारा 54 डिग्री पार किया। कोट्टायम, कन्नूर जिलों के कुछ क्षेत्रों में पारा 54 डिग्री पार किया है और कासरगोड, कोझिकोड, एर्नाकुलम में भी 40 से 50 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। उत्तर पश्चिम भारत में पारा अभी 35 से 39 डिग्री है। बढ़ती गर्मी के पीछे वजह अल नीनो इफेक्ट भी बताया जा रहा है। दुनिया में सूखा पड़ने की वजह भी अल नीनो है और अल नीनो एक प्राकृतिक घटना बताई जाती है
और इसमें प्रशांत महासागर का गर्म पानी उत्तर दक्षिण अमेरिका की तरफ फैलता है। इससे पूरी दुनिया में तापमान बढ़ता है। अप्रैल मई में गर्मी नए रिकॉर्ड भी बना सकती है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बाकायदा अपील की है, बाहर निकलने पर सावधानी जरूर बरतें, थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें और इतनी ज्यादा गर्मी बेहद खतरनाक है। गंभीर बीमारियां, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती हैं ये। तो अभी उत्तर भारत में गर्मी पड़नी शुरू हुई है। केरल की जो हालात हैं वो जरूर डराने वाले हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।